हेलो बच्चों, तो मैंने इसी पाठ का सार आपको करवाया था। अब मैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तर भी दे रही हूँ, जो आप डेली इनको पढ़ोगे तो याद करने में मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो चश्मे वाला कभी सेना में तो नहीं गया, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के प्रति, वीर जवानों के प्रति सम्मान था और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा मूर्तिकार की गलती को छिपाता है, ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी न आए। तो उसकी इस भावना को देखकर लोग कैप्टन कहते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो कि हवलदार साहब ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद तुरंत ही रोकने को कहा। तो हवलदार साहब मासूम क्यों हो गए? यानी हवलदार साहब इसलिए मासूम हो गए कि कैप्टन अब मर चुका है और उसके सामने देश प्रेम में नहीं था। उसके समान कोई देश प्रेमी नहीं था और जिसकी नेताजी जैसे देशभक्त के लिए सम्मान की भावना हो, उसके मर जाने के बाद कौन इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा? आगे वाला प्रश्न है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को तो कहा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा इसमें क्या उम्मीद जगाता है? यानी मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उसके क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्त के लिए सम्मान की भावना भी है। भले ही उनके पास साधन न हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बनाए सरकंडे का चश्मा भावनात्मक दृष्टि से क्या है, मूल्यवान है। तो अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीब और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। आगे वाला, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? यानी उचित साधन न होते हुए भी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देशभक्ति जीवित है, भले ही बड़े लोगों के मन में हो या देशभक्ति के हवाओं हो, परंतु वही देशभक्त सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। इसका आशय स्पष्ट कीजिए कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने को मौके ढूंढती है। तो देशभक्त ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने सर्वस्व देश को समर्पित कर दिया था और आज हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। यह उन्हीं देशभक्तों के कारण संभव हो पाया है, उन्हीं के कारण हम आज़ाद हुए हैं। परंतु यदि किसी के मन में ऐसी देशभक्ति के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेकिन लेखक ने ऐसा लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। आगे वाला प्रश्न है कि पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी पान वाला मस्त मौला व्यक्ति है, सड़कों के चौराहे पर उसकी पान की दुकान है, वह काला तथा मोटा है, उसकी तोंद भी निकली हुई है। जब हंसता है तब उसकी तोंद भी हिलती है। एक तरफ ग्राहक के लिए पान बनाता रहता है, वही दूसरी ओर आसपास भी नजर रखता है। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता है और पान के कारण उसके दांत लाल भी होते हैं तथा कहीं कहीं काले भी पड़ गए हैं। स्वभाव से वह क्या है, मजाकिया है और वह बातें बनाने में भी क्या है, माहिर है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो आप अपनी प्रतिक्रिया क्या लिखोगे कि पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो अति गैर जिम्मेदाराना है और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य भी है कि कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो पान वाले या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। वह शारीरिक रूप से भले ही लंगड़ा है, पर उसकी मानसिक शक्ति तीव्र है
वह कभी भी नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के नहीं रहने देता। अतः कैप्टन पानवाले से अधिक सक्रिय विवेकशील देशभक्त है। अब ये रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न देखते हैं कि हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते, यानी कौन सी निम्नलिखित वाक्यों में पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो ये पात्र है इसमें अलग अलग। यहाँ पर हमें हवलदार साहब की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है कि नेताजी के रोज बदलते चश्मे को देखने के लिए वे उत्सुक रहते हैं और नेताजी को पहनाए गए चश्मा के माध्यम से कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं देशभक्त थे और कैप्टन के प्रति उनके मन में भी श्रद्धा थी। पानवाला उदास हो गया और उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन साहब मर गया। यानी यहाँ पर पानवाले की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है कि पानवाला भावुक तथा संवेदनशील था और कैप्टन के मर जाने से वह दुखी भी था और कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह भी था। भले ही कैप्टन जीते जी उसका मजाक उड़ाया था, कभी कहीं वह भी कैप्टन देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन की याद आने पर उसकी आंखें भर आई। आगे वाले देखते हैं कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो यहाँ पर कैप्टन की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है कि वे देशभक्त था। नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, इसलिए नेताजी को बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता। आर्थिक विभिन्नता के कारण वह नेताजी को स्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना पाता, इसलिए वह अपनी ओर से कोई न कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा ही दे। जब तक हवलदार ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा, तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना कीजिए। यानी कल्पना कैसे कर सकते हो आप कि जब तक हवलदार ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक वो उसे एक फौजी की तरह लंबा चौड़ा, घनी मूंछों वाला, मजबूत और बलशाली व्यक्ति समझते थे। उन्होंने सोचा होगा कि वह एक फौजी की तरह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीता होंगे। उन्हें लगता था कि फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं कि हम अपने पास के चौराहे पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें उनके कार्यों को याद करने के लिए, उन महान व्यक्तियों को त्याग तथा बलिदान को अमर बनाने के रखने के उद्देश्य से, उनके गुणों को याद करके समाज के लोगों को अच्छी कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से तथा ऐसे लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से भी मूर्ति लगाई जाती है। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहोगे? तो हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी तथा वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे, क्योंकि एक और जहां महात्मा जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई है, उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पथ को प्रधानता दी है। दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों ने भी देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को नई दिशा भी प्रदान की। इन कस्बों और शहरों, महानगरों, चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रति व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा तो हो गया है। उस मूर्ति के प्रति आपके दूसरे लोगों को क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो इस मूर्ति के प्रति हमारे समाज के कुछ उत्तरदायित्व है, जिन्हें हमें हर संभव प्रयास द्वारा पूरा करना चाहिए। हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये मूर्तियाँ साधारण नहीं बल्कि किसी सम्मानित व्यक्ति का प्रतीक रूप है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान न हो। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा तथा स्वच्छता का ध्यान भी रखें। सीमा पर तैनात फौजी भी देश प्रेमी का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने देश जीवन जगत से जुड़े ऐसे कार्यों को उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। यानी ऐसे प्रश्न तो
कम ही पूछे जाते हैं पेपर में, परंतु ये हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन उचित उपयोग करना और समाज के कमजोर तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करना, सरकार की जन कल्याण योजनाओं को सहयोग करना और समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना तथा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन धन से सहयोग करना। अब यहाँ ये निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो और उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाले ने दिया, उत्तर दूसरा बिठा दिया, यानी मानक हिंदी में रूपांतरित करेंगे। अगर कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्तिवान चौखट ने दिया और उसकी लगा दिया, यानी मानक जो प्रचलन जो हिंदी में अब है उनकी बात कही गई है। भाई खूब क्या आइडिया है। इन वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों को के आने से क्या लाभ होते हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अनेक शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भाव व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। दूसरी भाषा के कुछ शब्दों की जानकारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता है और भाषा का स्वरूप भी अधिक आकर्षक हो जाता है, साथ ही भाषा में प्रभाव भी आ जाता है। ये भाषा अध्ययन के जो प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित वाक्यों को से निपात छांटिए, यानी निपात क्या होता है वो इसमें दर्शाया गया है कि नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी थी। तो यहाँ इसमें निपात किसको कहेंगे, तो शब्द है वो क्या है, निपात है। उत्तर में आएगा तो है। किसी स्थानीय कलाकारों को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, ही इसमें निपात क्या है, ही, यानी चश्मा तो इसमें भी तो निपात है। हवलदार साहब अब भी नहीं, यानी भी इसमें क्या है, भी, यानी वाक्य को हम बोलते समय जिस वाक्य पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है उसे ही निपात कहते हैं। ये हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। 2 साल तक, इसमें क्या आएगा, तक, ठीक है। अब नीचे वाले प्रश्न को देखो, निम्नलिखित वाक्यों कर्मवाच्य में बदलिए, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य इनमें आपको बदलना है। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देगा। इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है कि उसके द्वारा। कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है, के द्वारा लगा देंगे, ठीक है। पान वाला नया पान खा रहा था, तो पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था, ठीक है। पान वाले ने साफ बता दिया था, तो इसमें क्या है, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था, यानी क्रिया है वो जो कि तू ही आती है। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, तो ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, यानी नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्यागा गया। हवलदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, तो हवलदार साहब के द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का स्वागत किया गया। अब नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलना है। जैसे अब चलते हैं, तो इसको क्या बदलेंगे कि अब चला जाए। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकता, मुझसे देखा नहीं जाता। यानी भाववाच्य वो हमेशा एक, इसमें कर्म नहीं होता। भाववाच्य में क्या है, कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया होती है इसमें, ठीक है। सकर्मक क्रिया भाववाच्य में नहीं होती। मुझसे देखा नहीं, चले अब सोते हैं, तो चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, यानी माँ से रोया भी नहीं जाता। तो ये अपने इस पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए हैं। तो आप इनको एक बार डेली सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे,
तो ये याद हो जाएगा।